नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। बात करते हैं केवीएस के इंटरव्यूज़ को लेके। केवीएस के इंटरव्यू एक पूरा एक दूसरा चरण होने जा रहा है केवीएस की परीक्षा के अंतिम सिलेक्शन के रूप में। इस बार ये इंटरव्यू का जो सेशन होगा या जो जो होंगे, ये इनका महत्व ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बिकॉज इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है, इसीलिए डायमेंशंस बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय के बारे में खास तौर से हम चीज़ों को जानते हैं कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स वालों को भी ना इंटरव्यू में रोक देते हैं, बिकॉज अगर उन्हें जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया पर अगर वो बच्चा खरा नहीं उतर रहा तो उन्हें मतलब कि इंटेलेक्चुअल टीचर की नीड होती है, एक मल्टी डायमेंशनल टैलेंटेड टीचर की नीड होती है, और उसको छांटने के लिए ही इंटरव्यू की प्रक्रिया रखते हैं। और इस बार ये डेलिबरेटली मतलब इंटरव्यू की वेटेज को जो बढ़ाया गया है ना, जो उसकी ताकत को बढ़ाया गया है, वो रीज़न इसीलिए है। और इसीलिए ना ये लोग 3 से 4 महीने में रिटर्न फटाफट करा के रिटर्न जस्ट एक स्क्रीनिंग टाइप रखते हैं। और इस बार का रिटर्न बिल्कुल स्क्रीनिंग टाइप ही लगा कि बस बिल्कुल जो नॉन सीरियस उन्हें छांट दो, और उसके बाद इतना अच्छा पूल ले लो कि उसमें से हम जिनके थोड़े कम भी मार्क्स आए हैं इसीलिए एक्स्ट्रा बुलाते हैं, ताकि जो ओरिजिनल टैलेंट है वो वहाँ आ जाए, जो 2 4 5 नंबर से रह रहा है वो मिस ना हो जाए, है ना, इस तरीके से। तो ये एक फ़ायदा है। तो 3 से 3.5 गुना तो लोगों को बुलाया जाएगा, तो 20-1 हज़ार प्राइमरी में लोग आएंगे। हर पोस्ट के लिए 3-3.5 गुना का जो क्राइटेरिया है वो होगा। 3.5 गुना तक की उम्मीद है, मुझे लगता है कि लोगों को ये बुलाएंगे 3.5 टाइम तक, है ना। तो यहाँ पे ये छांटने के लिए बहुत कुछ है, आपको बहुत अच्छे से निपटा देंगे ये लोग। और यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स को लेके आया हूँ। मैं आपको कुछ छोटे ये वीडियोस बताऊँगा जिसमें कि केवीएस के इंटरव्यूज़ में क्या क्या प्रोज हैं वो देखने वाली बातें हैं। पिछले बार हमारे इंटरव्यूज से बहुत भारी मात्रा में बच्चे अभी भी केवीएस में अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, उनके भी डिस्कशंस हम दिखाएंगे। एक डिस्कशन ऑलरेडी दिखाया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कट ऑफ के किसके इर्द गिर्द में रियलिस्टिक रूप से रहने की संभावना है। हर शिफ्ट में पेपर का नेचर अलग था, अपने अपने हिसाब से चीज़ें थी। नॉर्मलाइजेशन अब क्या इफेक्ट डालता है वो देखने वाली बात होगी। आपकी शिफ्ट से अगर एवरेज मार्क्स से ऊपर हैं तो बस आपको फिर लगना है ना। वो आपको वो अंदाजा अब तक लग चुका है कौन सी शिफ्ट कितनी टफ थी, कितनी वीक थी। सबको अपनी शिफ्ट मजबूत लगती है, सीधी बात है। लेकिन अब अपनी शिफ्ट में आप अगर एवरेज से थोड़ा ऊपर है, देखिए सिलेक्शन तभी होता है ना अगर एक शिफ्ट में भी अगर पेपर हो रहा है, मान लीजिए एक शिफ्ट में भी पेपर हो रहा है, तो आपको उसमें अपने एवरेज से तो ऊपर होना पड़ेगा ना, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप अपने शिफ्ट्स में एवरेज से ऊपर हैं तो आपको निश्चित रूप से आपके अंकों में बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी और आप बहुत अच्छे कंटेंडर बन जाएंगे। तो मजबूती से अपने प्रिपरेशन को 15-20 दिन का समय देखिए, है ना, आगे की ओर, क्योंकि रिजल्ट के बाद 15 से 20 दिन का समय मिलेगा। अभी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं क्या कुछ चीज़ें आगे होती हैं। इस पीरियड के दौरान अपने कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं उनको सुधारने की कोशिश करिएगा। ये वो पीरियड है, बिकॉज रिजल्ट के बाद आप सीधे मॉक के मोड में चले जाओगे। और हाँ, हम लोग ये बता दें कि हम लोग अभी एक ओपन सेमिनार की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसकी डिटेल भी देंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा ओपन सेमिनार होगा जिसमें बड़ी डिग्नेटरीज को बुलाएंगे हम लोग, है ना, इससे रिलेटेड। और एक फुल ऑन ओपन सेमिनार होगा जिसमें पूरे भारत से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा कि आइए और इस सेमिनार को अटेंड कीजिए। ठीक है, उसकी चीज़ें हम अभी कुछ समय में ही आपको शेयर भी कर देंगे, 1 से 2 दिनों में, अंतिम चरणों में वो सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब देखिए, अगर आपको इंटरव्यूज़ के लिए चरणबद्ध तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है तो कुछ बेसिक चीज़ें अपने अंदर डालनी पड़ेंगी। अब मैं 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा जिसपे कि एक अच्छा डिस्कशन, एक अच्छी समझ, आपको सारे वो पॉइंट नॉर्मल से लगेंगे, लेकिन प्लीज़ अगर आप उसे अंत तक समझ के और सोचेंगे ना तो ये लाइफ चेंजर हो जाएंगे आपके इंटरव्यू में। मैं बता दूँ, आप चाहे 150 नंबर लेके आए हो, इंटरव्यू में रुक सकते हैं, गारंटी देके बता रहा हूँ मैं। 150 में से 120 वाले बच्चों को पिछली बार हमने रुकते हुए देखा है और 95 वाले सिलेक्टेड होकर बैठे हुए हैं। ये है क्वालिटी केवीएस के इंटरव्यूज़ में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिटर्न पोर्शन बहुत मजबूत होता है लेकिन इंटरव्यू में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए कुछ शुरुआत करते हैं। मैंने 2-3 लेक्चर पहले दिए थे, इसको भी इसी की सीरीज़ में आप देख लीजिए। पहली चीज़ कि क्या आप में चाहिए, केवीएस क्या क्या चीज़ें खोजता है कि एक टीचर में ये हो, धैर्य हो, धीरज। बहुत बेसिक सी चीज़ है, हर इंटरव्यूज़ में, हर किसी डिपार्टमेंट में इसकी नीड होती है, हर किसी काम को करने में इसकी नीड होती है, लेकिन टीचिंग के डिपार्टमेंट में ज़्यादा नीड होती है। अभी हम यहाँ पढ़ाते हैं, 10 लोग तारीफ़ करते हैं, 2 लोग बुराई गुस्सा भी होते हैं, उल्टा ही बोलते हैं। तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका इंटरव्यू होगा ना, वहाँ भी ये चीज़ आपका पूरा चेक किया जाएगा, है ना। 2-3 चीज़ों से वो चेक कर लेते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे पहले आप आंसर देने की जल्दबाजी दिखाएं, या आप अपने फ्रेमवर्क में ही जुड़े हुए हैं। किसी चीज़ को लेकर अति उत्साह या अति उत्सुक हो जाना, ये पेशेंस दिखाता है आपको। जो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं एग्जामिनर, उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसी प्रोवोक करेंगे आपको, या आपके पेशेंस को चेक किया जाएगा, या आपको
क्रिटिसाइज़ किया जाएगा इस तरीके से, सो दैट कि आप ना थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस हो जाए। तो वहाँ हमारा धैर्य बहुत ही हमारे धैर्य की परीक्षा होती है वास्तविक रूप से। तो ये माना जाता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षक को तो धैर्यशील होना चाहिए, इंटरव्यू में भी ये होता है। आपके खिलाफ अगर कुछ बातें वहाँ हो रही हैं, आपके अगेंस्ट में आपको बुरी तरह मतलब ट्रोल तो नहीं बोलेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कुछ चीज़ों पे, तो ये सोचिए कि वो पार्ट ऑफ द स्पीच है या पार्ट ऑफ द उस इंटरव्यू का एक हिस्सा है, वो जो आपका मेटल चेक कर रहे हैं कि कितनी ताकत है इनके अंदर की चीज़ों को, कि ना वन शुड बी अ गुड लिसनर। और हमेशा हमें अपनी तारीफ़ें सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए, निंदा भी सुनने की आदत होनी चाहिए। तो सबसे आसान तरीका तो यही है किसी का पेशेंस चेक करने का, क्रिटिसाइज़ कर दो उसको, है ना, ऐसा दिखा दो एज इफ़ कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। वहाँ पे आपका धैर्य या पेशेंस आपका चेक होगा। तो बहुत की चीज़ है, अगर किसी में पेशेंस है तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। थोड़ा कम भी कॉन्फिडेंस रहेगा ना, वो सुंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मतलब लगेगा कि नहीं बढ़िया है ना। ये जो एक चीज़ है, ये आपको एक मीडियोकर से एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में लेके आगे जाता है। दूसरी चीज़, झूठा व्यक्ति नहीं चाहिए। देखो, बिल्कुल से आपके सबसे बड़ा ब्लंडर यही होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को झूठे लोग नहीं चाहिए, सीधी बात है। पहली बात तो ये यहाँ चेक किया जाता है, जैसे बहुत से ऐसे आपका बायोडाटा होगा, वहाँ पे कई सारी चीज़ कई बार हम लोग अच्छा दिखने के लिए, साउंड होने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बता देते हैं जो हम नहीं हैं, तो वो पर्सनालिटी ट्रेट्स में चीज़ें दिख जाती हैं, है ना, वो दिख जाएंगी। आप सच्चे रहिए, जब आप सच रहेंगे ना, तो उस पर जब जितना ही बोलेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। आपने अचीवमेंट्स में कुछ गलत बोल दिया है, गलत लिख दिया है, या अपने हॉबीज़ में किसी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, अपनी सूटेबिलिटी में, एक्चुअली मैंने बताया था, वो ये तक बता देंगे कि सूटेबिलिटी आपने लिखी है कि नहीं लिखी है। राइटिंग भी क्रॉस चेक रहती है, हमेशा अपना बायोडाटा अपनी लैंग्वेज में भरना है, अपनी राइटिंग में भरना है, ठीक है। इन सब चीज़ों से दूर रखना है, किसी भी ऐसी चीज़ पे अपनी राय नहीं दे देनी है जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, या जो आपने चीज़ नहीं फेस की है, एक्सपीरियंस की है, उसको आप कर दो, है ना। कभी भी इस तरह के एक पैनोरामा क्रिएट नहीं करना है जहाँ पे कि आभा मंडल तैयार नहीं करना है ना, कि वो बाद में उससे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और वहाँ से जब आभा मंडल टूटेगा तो जो एग्जामिनर होते हैं वो ठगा हुआ महसूस करते हैं, वो चीटेड महसूस करते हैं, और वहाँ चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। तो आपका बायोडाटा आपको बहुत ईमानदारी से भरना है, सच होकर भरना है, और वहाँ कोई स्कोप ना रहे कि आप झूठे लगे, है ना। हॉबीज़ में कई बार लोग एग्जेगरेट करके चीज़ें लिख देते हैं, अचीवमेंट में लिख देते हैं, तो भैया उसको इस तरह प्रिपेयर करो कि आप झूठे के रूप में ना रखो आप। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो आपने चीज़ें की हैं वही करिएगा, ठीक। तीसरी चीज़ है आउटफिट, परिधान। इसके ऊपर काफ़ी बात होती है। देखिए, ड्रेसिंग सेंस हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, किस सब जगह पे क्या पहन के जाएंगे, है ना। अब कोई खुशहाली का समय है और वहाँ बहुत ही डल कपड़े पहन के जाएँ तो अलग दिखेंगे, कोई बहुत दुख का समय है और वहाँ बहुत ब्लाउड कपड़े पहन के जाए तो अलग दिखेंगे। इंटरव्यू के साथ भी ऐसा होता है। इंटरव्यू एक ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, एक प्रकार से प्लेस होता है, तो वहाँ उसी प्रकार के परिधान होने चाहिए। आपके परिधान जो है मेल फीमेल सबके में एक जो अटायर होता है आदर्श रूप से वो होना चाहिए। जैसे कि फीमेल्स में साड़ी ट्रेडिशनली होती है, साड़ी नहीं तो एक ठीक सूट आप ले सकते हैं, बिना ज़्यादा तड़क भड़क के, इस शब्द को यूज़ कर रहा हूँ मैं, मतलब कि एक क्या बोलते हैं, एक सम्मानपूर्वक, जिसमें आपकी एक पर्सनालिटी निखर के आए। जो पुरुष लोग हैं वो ख़ास तौर से शर्ट और ट्राउज़र्स पहन सकते हैं, मतलब वो बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए, कैजुअल्स उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे चेक्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं आप, है ना, प्लेन रख लीजिए, कुछ नहीं तो सफ़ेद शर्ट रख लो। लाइट कलर की आउटफिट आपको रखने हैं, जैसे कि लाइट शर्ट, बहुत फेमसली आपको स्काई ब्लू शर्ट चलती है, ब्लैक पैंट चल जाती है ना, ब्लू पैंट चल जाती है। ये बेसिक है और ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत ठीक है ये, ठीक है। टाई लगा रहे हैं तो ठीक है, टाई नहीं भी लगा रहे हैं तो चल जाएगा। बहुत से लोग टाई लगा हल्का सा ब्लेजर डाल लेते हैं, वो भी ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे गर्मियों में आपका इंटरव्यू होगा तो ब्लेजर को अवॉइड ही कर देना, शर्ट को, क्योंकि वो पता लगे आपका 4 घंटे बाद इंटरव्यू हुआ, तहस नहस हो गए। उससे अच्छा है कि आपको उस समय फिट रखना है अपने आप को, है ना। तो इस तरह की आउटफिट होनी चाहिए, आउटफिट से आपकी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस होती है, ठीक है। इससे बिल्कुल अलर्ट रहना, जैसे ही नंबर आने वाला हो उससे पहले थोड़ा सा क्लीन अप कर लेना, अपने पास बेसिक चीज़ें रखनी है। परिधान का बहुत महत्व है, मतलब बिल्कुल से ड्रेस कोड को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। आपके जो शूज़ वगैरह हैं वो बिल्कुल से ब्लैक शूज़ हों, मतलब जो नॉर्मल फॉर्मल वियर्स होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह पहन के नहीं चलने वाले कि नाइकी एडिडास पहन के चले गए, वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करेगा। आपको बिल्कुल चमड़े के जूते पहनने हैं, साधारण जूते पहनने हैं, और बिल्कुल क्लियर। इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस या बहुत महंगे कपड़े खरीदने की नीड नहीं है, ठीक। फोल्ड नहीं करनी बाजू, छोटी छोटी चीज़ थोड़ी सी मैटर कर जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बात होती है। एक तो होती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन,
और एक होती है प्रेफरेंशियल। बायोडाटा में बात करें, असेंशियल तो आपको लिखनी ज़रूरी है, प्रेफरेंशियल कब लिखी जाए कि नहीं लिखी जाए। जेबीटी और 12वीं के ऊपर भी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लेकिन आपने कर रखी है पीएचडी भी, आप लिखिए, लेकिन आपको उसकी पूरी वहाँ से क्वेश्चन सर 200% आएंगे। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन से वेदर आप चाहे टीजीटी के लिए बैठ रहे हो, पीजीटी के लिए बैठ रहे हो, किसी के लिए, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन से 110% क्वेश्चन आते हैं, गारंटी से आएंगे। वहाँ आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक होगी। तो ऐसी जगह, ऐसी चीज़ जिसमें आपकी मास्टरी नहीं है, बहुत अच्छी कमांड नहीं है, उस प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। कुछ जैसे नीड मांगते हो कि कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं है, बिल्कुल होनी ही है, उसमें आपका सेकंड थॉट नहीं है। डिजिटलाइजेशन के बारे में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, वो लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको गूगल मीट, जूम, इन सब की नॉलेज हो, बिकॉज डिजिटलाइजेशन हुआ है कोविड के बाद से, और इसको काफ़ी प्रोजेक्टर का यूज़ करना आए कि ना, हम लोग अपनी क्लासेस में प्रोजेक्टर का यूज़ करना सिखाएंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन तभी डालिएगा जबकि बहुत अच्छी कमांड हो जाए, या वाइस वर्सा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बिल्कुल डालनी है तो उसके अपनी कमांड को मजबूत कर लेना उस सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वोकैब। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पे ध्यान देने के लिए कि शब्दों का चयन कैसा करना है। मतलब अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। मतलब लैंग्वेज का बैरियर तो रहता है कई बार, लेकिन आपको मॉडरेट चीज़ें लेके चलनी है। मैं मानता हूँ कि आप आदर्श रूप से हिंदी बेल्ट के अगर हैं तो शब्दों को चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। उन शब्दों का चयन करें जिनको आप कंटिन्यूसली लेके चले जाएँ, है ना। कई ऐसे शब्द आप खुद, ये कैसे पता लगेगा मेरे शब्द अच्छे हैं कि बुरे हैं, मेरी वोकैब कैसी है। आप बैठिए, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करिए, कोई कन्वर्सेशन करिए, कुछ भी करिए, वॉइस को रिकॉर्ड करिए, पता लगेगा कौन से शब्द ना मुझे ये शब्द पब्लिकली बोलना चाहिए था कि नहीं, जो नहीं बोलना चाहिए था उसको हाँ ये शब्द यूज़ नहीं करना, ऐसे छांटने हैं चीज़ों को। ठीक है, स्लैंग्स यूज़ नहीं करने हैं, हाँ ना, है ना। ह्यूमर के साथ आंसर देना और स्मार्टनेस के साथ आंसर देने में डिफरेंस है। तो मतलब कोई चीज़ ओवर स्मार्टनेस में ना चली जाए। तो वोकैब का बहुत ध्यान देना, शब्दों का। इसके लिए आपको एडिटोरियल पढ़नी चाहिए, है ना, संपादकीय, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी, इसमें अच्छे शब्द मिल जाते हैं। और आप पॉज ले, आप अगर कोई आपको शब्द को खो रहे हो या ऐसे शब्दों का यूज़ करो तो पॉज लेके बोल दीजिए, लेकिन हड़बड़ाहट में कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे इंप्रेशन थोड़ा सा ख़राब हो। आप कोशिश करिए कि आप अपने इंटरव्यू को अपनी लैंग्वेजेस में लेके चलिए, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा सा यूज़ करिए बीच बीच में, और उन शब्दों का चयन करिए जो बहुत बैलेंस हों। पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें नहीं आनी चाहिए, हमारे ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो लगता है किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं। उस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके इंटरव्यू की टोन सेट करती हैं, बिल्कुल उसको एक अच्छे इंटरव्यू के रूप में कन्वर्ट कर सकती हैं। फिर वहाँ से चीज़ें डेमो टीचिंग की ओर हर जगह जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल में पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, वो भी पैरेलल चलाना है, ठीक, और यूपीपीसीएस से रिलेटेड। साथ में केवीएस के इंटरव्यू की चीज़ें चलती रहेंगी। 2-3 चीज़ें नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और संडे के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। नेक्स्ट संडे मतलब 19 को सब कुछ ठीक रहेगा तो एक ओपन सेमिनार, बहुत जोरदार एक्सपीरियंस होने जा रहा है आपको। शायद यूट्यूब पे ऐसा एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।